अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान बयानिए की एक जंग जारी है और उसकी वजह यह है कि रिसेंटली जो एक कार्रवाई इंस्टीट्यूशन के अंदर से फैज़ हमीद साहब के अगेंस्ट शुरू हुई, जिसमें कोर्ट मार्शल का ऐलान किया गया, उसके बाद से हुकूमत ने और बहुत से हुकूमती वज़रा ने, हुकूमती फेसेस ने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो ख़ासे क्लोज़ थे एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। इसके साथ साथ जो रिमूवल हुआ नवाज़ शरीफ साहब का 2018 से पहले, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। इलेक्शन की रिगिंग में भी उनका हाथ था और साथ साथ वो हुकूमती मामलात हों तहरीक इंसाफ में के दौर में या फिर PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उसमें इन्वॉल्व थे। साथ साथ अब हुकूमत ने इस दायरा कार को मज़ीद वसी किया है। अता तारड़ साहब हों या बैरिस्टर अकील हों या फिर दीगर वज़रा हों मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि साकिब निसार साहब जो कि एक्स चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ से भी विक्टिमाइज़ किया गया नून लीग की जो लीडरशिप थी उसको, और इसके साथ साथ अनड्यू फेवर्स दी गई तहरीक इंसाफ को और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि दीगर जजेस जो उस दौर में काम कर रहे थे वो उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा थे। अब इसमें सवाल ये है कि क्या हुकूमत सिर्फ मीडिया की हद तक ये बयानात देगी या फिर कोई एविडेंस भी प्रोवाइड करेगी, कार्रवाई की शक्ल में भी इसको लाने की कोशिश करेगी, इफ़ दे रियली थिंक कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ सियासी प्रेजुडिस के लिहाज से होती रहीं। दूसरी तरफ रऊफ़ हसन साहब की जो गिरफ़्तारी थी, उसके बाद उनकी व्हाट्सएप जो चैट है उसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ हुकूमत सामने लेकर आई है। अता तारड़ साहब ने भी ये बात की कि एक भारतीय सहाफ़ी से उनकी गुफ्तगू हो रही थी और वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। ये बयानिया कितनी दूर तक जाएगा और ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि माजी में भी ये सब होता रहा। जब नवाज़ शरीफ साहब के घर प्राइम मिनिस्टर मोदी तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इस बयानिए का इस्तेमाल किया और आज PTI के अगेंस्ट ये बयानिया इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो आज उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई मीडिया से। उन्होंने ये कहा कि उनको खदशा है कि फैज़ साहब की गिरफ़्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ भी मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब कौम का एक असासा हैं और साथ साथ वो ये भी फ़ील करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ अब ये ट्रायल अगले मरहले तक चला जाएगा। तो क्या तहरीक इंसाफ भी ये फ़ील कर रही है कि ये कार्रवाई जो फैज़ साहब के अगेंस्ट हुई है, इसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट भी कोई गवाही सामने आ सकती है या वो वादा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं? इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया, नून लीग के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कुछ रोज़ पहले फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि इंटरनल मैटर है ये फ़ौज का, इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एक्सटर्नल मैटर कैसे हो गया है कि खान साहब ने भी ये कह दिया कि उनकी गिरफ़्तारी इसलिए हुई है कि मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। सो हाउ इज़ दिस पॉलिटिकल ऑल ऑफ अ सडन नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इस पे हम लोग उनके अरेस्ट पे कोई कमेंट एज सच के क्यों किया, किस लिहाज से किया है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि जो मेन सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे उनको कहा गया था वो टॉप सिटी की करप्शन के केसेस पे था, जो मियां नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में हुआ था। अब अगर हम वैसे ही देखें तो जनरल फैज हमीद को और जनरल बाजवा को अकॉर्डिंग टू क्या नाम है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं इन दोनों को मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के ससुर की सिफारिश पे लगाया था। तो वो तो उन्हीं के लिए कर रहे थे, हमें उसे लेना। अब हमें नहीं पता कि उस जमाने में इस करप्शन में क्या था, क्या मियां साहब इन्वॉल्व थे, नहीं थे, उनकी हुकूमत इन्वॉल्व थी, नहीं थी, हमें नहीं पता, हम उस पर कमेंट नहीं करें। और चूंकि वो उस वक्त हाजिर सर्विस थे तो वो तो अब ये जो इदारा है ये खुद देखेगा कि हाजिर सर्विस जो DGC होता है क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो लेट देम हैंडल दैट थिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो एक जनरली ये है कि चूंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो एक रफ ये हो जाता है, और खास तौर पे हम लोग कभी कमेंट ना करते अगर ये जो अता तारा टाइप की चीजें हैं ये इसके ऊपर अपने कमेंट्स बार बार ना करते और इसको लिंक ना कर रहे होते कि जी इसके साथ हमने उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया और ये भी हो गया। जब हम इन चीजों को हुमायूं साहब, सॉरी टू कट यू हियर, अता तारड़ साहब ने ये तो नहीं कहा कि आपके खिलाफ वादा माफ गवाह फैज साहब बन जाएंगे, ये तो आपने एंटिसिपेट किया है ना? नहीं, हमने ये नहीं एंटिसिपेट किया, उन्होंने कहा हुआ है कि जनरल फैज पे, उन्होंने कहा है कि जनरल
फैज के बेसिस पे उन लोगों ने और भी गिरफ्तार किए हैं और फिर इसको भी करेंगे, और उनका वो लिंक कर रहे हैं कि इनका लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है पॉलिटिकली पोस्ट 9 में एंड सो ऑन, और उसमें ये करेंगे। तो उसकी बेसिस पे एक फेयर कमेंट ये बनता है कि चूंकि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था एज सच, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो, आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि आपको जो एक्चुअल कोर्ट्स हैं उसमें से आपको कहीं वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा क्योंकि सारे आपके जाली बोगस केसेस थे, तो अब आप उनको ऐसी तरफ शिफ्ट करना चाहते हो जहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो सके, जहां पे विजिबिलिटी और कम हो जाए, जहां पे तो उस लिहाज से हमारा एक अंदेशा है कि ये है। लेकिन हम जनरली इस केस के ऊपर एज सच कमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा ये ख्याल है ये फौज का अपना अंदरूनी मामला है, उनका एक हाजिर सर्विस और फिर रिटायर के बाद वो करके वो क्या करते हैं उससे पता चल जाएगा। ठीक है। इस पे नासिर भट्ट साहब आपका कमेंट भी चाहूंगा, चूंकि नून लीग की अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब भी माजी में बाजवा साहब का नाम ले चुके हैं, अब अता तारड़ साहब साकिब निसार साहब का भी नाम ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इल्ज़ाम यही लग रहा है कि हुकूमत सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही है इन लोगों के एहतसाब की बात करके, जो कि इंटरनल मैटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया भी है। तो है इस तरह के साकिब निसार साहब को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मायून साहब की बातें सुन रहा हूँ तो मुझे ये समझ आ रही है कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, ये भाग चुके हैं। ये तो बड़े बुलंद वांग दावे करते थे जब 2018 में इमरान खान को लॉन्च किया गया था, तो फैज़ साहब जो थे ना, ये उस वक्त आपको पता है ना क्या हो रहा था, वो एक था अपना शौकत सिद्दीकी साहब जज थे हाई कोर्ट के, जी उन्होंने कहा था कि मेरे पास जब आए ना ये उस वक्त फैज़ साहब, और उन्होंने कहा जी कि हम आपके पास आए हैं कि एक हमने फैसला नीचे करा लिया है, ऊपर वो फैसला अब आपके पास आएगा, तो आपने उसमें मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी की जो है ना उसको सजा मुअत्तल नहीं कर दी और उनको जेल से बाहर नहीं निकालना। तो वो शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं जी कौन सा केस है, अभी तक तो नीचे भी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी वो हम मैनेज कर चुके हैं। तो इमरान खान सबसे पहले मुझे आप बताएं 9 मई जो हुआ ना, वो भी ये इमरान खान ने जो ना कहा था कि मैंने सिर्फ लोगों को कहा था कि आप जाएं GHQ की तरफ लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। उसके बाद कहा मुझे CCTV फुटेज बता दें, मैं वो देखूंगा, अगर मेरे बंदे हुए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। देखे ना अब इमरान खान को पता है फैज़ हमीद जब ISI के सरबराह थे वो जो कुछ करते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फैज़ तुम जिम्मेदार हो, साकिब निसार तुम जिम्मेदार हो। आज हर चीज़ सामने आ गई कि फैज़ हमीद साहब जब रिटायर्ड हो चुके तो वो फिर इसी काम में लगे हुए थे। एक नाम आप भूल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का भी नाम लिया था। बिल्कुल, मैं बाजवा साहब का भी नाम ले रहा हूँ, अच्छी बात आपने याद करा दिया। उसमें साकिब निसार भी आएगा, उसमें आसिफ सईद खोसा भी आएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने 2018 का अच्छा चलता मुल्क, आप मुझे बताएं उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत थी, चीनी की क्या कीमत थी, आटे की क्या कीमत थी, 100 रुपये का डॉलर था। ये प्रोजेक्ट आया जिसका नाम इमरान और फैज़ और बाजा शामिल थे। उन्होंने आके इस मुल्क की जो हालत की, नवाज शरीफ ने कहा था जो मेरे साथ किया है उसका तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इस कौम के साथ जो किया आज हम जिस हालत में नासिर साहब सबूत भी तो होने चाहिए ना। अगर आपके पास इस तरह के हकायक और इस तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं साकिब निसार साहब के अगेंस्ट, तो आप उनको क्यों नहीं सामने लेके आते? ये तो सिर्फ बयानिए की हद तक होगा, मीडिया ट्रायल होगा सिर्फ। नहीं अभी ये देखे ना, अभी ये मियां साहब ने भी यही कहा था ना कि आप जिम्मेदार हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब देने का टाइम आ गया है। अब साकिब निसार आपको बताऊं वो लंदन चला गया, इधर नहीं है। 17 को वापस आना था, मुझे नहीं यकीन वो वापस आएगा। तो ये मकाफात अमल भी है, रब के भी कोई फैसले होते हैं। नवाज शरीफ ने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो आप ये कौम के सामने हर चीज मैं हुमायूं साहब से इस पे कमेंट ले लूं। ठीक है हुमायूं साहब, ये जो बात कर रहे हैं नासिर साहब भी, अब एक तो ये कहना खान साहब का कि वो असासा हैं फैज़ साहब हमारे मुल्क का, तो इससे तो ये साबित होता है ना कि पहले भी वो 2022 में भी ये बात कर चुके हैं कि DGISI जो है वो हुकूमत के कान और आंखें होता है, और बहुत सी चीज़ें जो मैं देख रहा था पहले से मुझे मालूम था कि ये होगा।
एक तो ये चीज़ कि सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाई दे रहा है, लोग ये कहते हैं उनके लिए। दूसरी ये कि अगर ऐसी गवाही आ भी जाती है उनकी तरफ से जिसका आपको खदशा है, आपने ये कहा, तो फिर रद्द अमल क्या होगा, फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके बाद में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस लिहाज से इमरान खान ने ये कहा है कि जनरल फैज एक असासा हैं, हमारे असासे हैं, वो हमारा का मतलब है इस मुल्क के असासे हैं। अब उसकी वजह ये है कि अगर देखें, जनरल फैज जो थे वो जुलाई 2019 में DGISI बने और वो तकरीबन 2021 तक रहे हैं। इस दौरान में अगर आप देख लें तो सबसे कम दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम दूसरा देखें, जो अफगानिस्तान का मसला था, उनका ख्याल ये था कि अगर ये रहते तो वो अफगानिस्तान का मसला ज्यादा बेहतर तरीके से और पुरअमन तरीके से ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। ठीक है, बात चीजें अपने हो जाती है, लेकिन अब मैं सवाल ये हो जाता है कि मैं ये भट्ट साहब की बात मानूं या मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात मानूं। ख्वाजा आसिफ साहब तो भट्ट साहब के टोटली ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2019 में जब ये DGISI बन गए थे और ये हाजिर सर्विस थे, तो ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल बाजवा साहब थे, उनके साथ मिल के इन्होंने मियां साहब से मुलाकात की थी। और जहां तक इंफॉर्मेशन बाज लोग मीडिया पे कह रहे हैं कि जनरल फैज के कोई रिश्तेदार थे जो कि लंदन में मियां साहब से मिले थे, और चूंकि भट्ट साहब तो मियां साहब के घर के बाहर अक्सर नजर आते थे, तो इनको पता होगा कि कौन आ जा रहा है ना। तो उस वक्त ये मुलाकातें हुई थी और उधर ये इनको अश्योर किया गया था कि आप लोगों के साथ हम आपको लेकर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएंगे, आपको पहले सेंटर देंगे, फिर आपको पंजाब देंगे। वो सारी चीजें तो उनके साथ हो रही थी। अच्छा, ये बात हुमायूं साहब, माइनर करेक्शन, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि वो आर्मी चीफ बनने के लिए हमसे राब्ते करते थे ताकि उनके लिए लॉबिंग की जाए। वो तो अलग चीज है ना। इन दोनों ने मिलके, जनरल बाजवा साहब ने मिलके और जनरल फैज साहब ने मिलके उनको ये भी कहा था कि हम आपको लेकर आएंगे। फिर उसके दरमियान में, अब उनके दरमियान में टसल, और ये याद रखें, अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब, इन दोनों को अपॉइंट मियां साहब ने किया है। अनफॉर्चुनेटली मियां साहब ने जब भी कोई चीज अपॉइंट की है, चाहे वो क्या कहते हैं उनको, मुशर्रफ साहब को किया था और उस वक्त के जो मैरिट पर थे जनरल अली कुली, उसको हटा के मुशर्रफ साहब को किया था, तो आपने देख लिया उनकी चॉइस कैसी थी। उनकी चॉइस हमेशा गलत रही है और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से रही है। अब बात आ जाती है, देखिए, जब हम कहते हैं ना कि क्यों निकाला, आप सिंपल सी एक बात ये है, वही वाली मैंने बात की है कि देखिए, इस मुल्क के साथ बहुत अच्छा हुआ था जब मियां साहब को निकाला था। क्यों? जब मियां साहब रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी 4.8 से ऊपर नहीं गई है। जब मियां साहब को उन्हीं की हुकूमत में निकाल दिया गया था, उन्हीं की हुकूमत में निकाल गया था, तो उनके निकलने के बाद GDP 5.8 या 5.9 तक पहुंच गई थी, वरना उससे पहले 4.8 4.9 से ऊपर नहीं जा रही थी। अच्छा। अगर हम लोग ये देख लेते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं मियां साहब के जमाने में, जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में कर लेते हैं, तो चाहे आप GDP का साइज ले लें, चाहे आप रेमिटेंसेस का साइज ले लें, एक्सपोर्ट देख लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, करंट अकाउंट देख लें, वीट प्रोडक्शन देख लें, राइस प्रोडक्शन देख लें, मेज प्रोडक्शन देख लें, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें, हर चीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बेहतर है। इनकी दौरे हुकूमत उसके बाद दोबारा आई, अगर हम उसको कंपैरिजन कर ले तो जहां जहां हम लोगों ने, चाहे वो CPI का जो इंडेक्स था तहरीक इंसाफ में बेहतर था इनकी हुकूमत से, एक्सचेंज रेट बेहतर था, पेट्रोल बेहतर था, नेप्रोटेल बेहतर थे, सब चीजें बेहतर थी, ये सारी चीजें इन लोगों ने तबाह की हैं। और अभी मेरे उस सवाल का जवाब दे देना जो मैंने ये कहा कि अगर गवाही वो दे दें आपके खिलाफ, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। जब वो गवाही देंगे तो फिर हम उसको कंटेस्ट करेंगे ना। हम अभी प्रीएम्प्टिवली हम क्या कहें कि उन्हें क्या भी तो दिया ना कि दे देंगे वो। नहीं, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, उस वक्त हम देखेंगे ना। नासिर साहब, ये जो बात की है हुमायूं साहब ने, इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। हुमायूं साहब ऐसे मुझे नजर आ रहा है कि हुमायूं साहब भी आज के बाद PTI छोड़ रहे हैं। देखेंगे, इनको सब पता है। ख्वाजा आसिफ साहब से आपके बयानात नहीं मिल रहे। नहीं, मेरी बात सुने, इनको कहें वो साकिब निसार था ना, जो कहता मैं 3-4 MP तो वैसे उड़ा दूंगा। साकिब निसार ने
इनको जितना फैसिलिटेट किया ना, फैज हमीद, साकब निसार, बाजवा, आसफ सईद खोसा, ये 2018 में मुसल्लत हुए, वोट चोरी करके मुसल्लत हुए, और मुल्क की आज जिस हालत में हम बैठे हैं ना, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इनको तो सजा अवाम के कटहरे में आना पड़ेगा। इमरान को अब जो है ना, इस ये बिल्कुल ठीक है, अभी तो 190 मिलियन की चोरी इनकी जो पकड़ी गई उसका हिसाब होना है, उसका इनको मिलेगी सजा। और वो 190 मिलियन क्या था? मलिक रियाज एक था जिसने लंदन में जिसके पैसे वो उसके मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, तो वहाँ यूके का कानून है कि जिस मुल्क का वो होता है, उसकी नेशनलिटी होती है, उस मुल्क को वो पैसा वापस किया जाता है। बट सब ये बता दें, वो जो बात कर रहे हैं कि मुलाकात हुई थी फैज साहब की नवाज शरीफ साहब से? कोई मुलाकात, मैं कहता हूँ जी, आप मुझे बताएं, गुजरांवाला जलसे में मियाँ साहब ने कहा था कि फैज हमीद आप इंडिविजुअल और बाजवा का नाम लेके कहा था कि आप खुद आप जिम्मेदार हो, आप लोगों ने पर्सनली सारा कुछ किया, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब उस हिसाब में इमरान आ रहा है, फैज आ रहा है, बाजवा साहब आ रहे हैं, और साकब निसार मेन वो आ रहा है। एक बंदा होता था सुप्रीम कोर्ट का जज, जो जज अरशद मलिक के ऊपर बैठा हुआ था, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। वो बंदा, अब मेरे जहन में नाम उसका निकल गया, वो चीफ जस्टिस बनना जा रहे थे, तो वो इस्तीफा देके चले गए, वो भी घर चले गए। ये सारा एक ट्रैक का था जो सब अब अवाम के सामने है। मुझे इस चीज की आपको मैं बात बता दूं कि वो रब ताला ऊपर बैठा है ना, ये आज मौका फाते अमल है, ये सब लोग ओपन हो रहे हैं, चेहरे इनके सामने आ गए हैं कि इन लोगों ने मिल के आज मुल्क की जो हालत की, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। अवाम के दायरे में ये आएंगे और इमरान को हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ये पीटीआई शामिल थी, 9 मई का इन्होंने माफी नहीं मांगी आज तक। अब पता चलेगा 9 मई के पीछे कौन है। इमरान खान कभी कहता था ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अमन सिर्फ एहतजाज करो, कोई वहाँ इस तरह की कोई चीज ना हो। इमरान खान जिम्मेदार है, अगर फैज जिम्मेदार है, बाजवा जिम्मेदार है, इमरान जिम्मेदार है, और साकब निसार, ये सब कटहरे में आएंगे। ये इस शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, साकिब निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद आपको चीफ जस्टिस साहब से, अदलिया के इदारे से है, या खुद भी कुछ करेंगे आप? वेरी शॉर्टली देखें, इंसाफ जो है ना अदालत से ही मिलता है। अब जो कुछ साकब निसार ने किया, जो कुछ इस मुल्क के साथ साकब निसार ने किया, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ किया, पनामा पे चला और कामा के लिए फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमरान का वो बनी गाला में घर था, उसको रेगुलाइज कर दिया, उसने इजाजत नहीं ली थी। तो साकब निसार जो है जब आएगा उसका हिसाब होगा, वो फिर नाम बताएगा। अभी मुझे ये उम्मीद है कि फैज, इमरान, साकब, आसफ सईद खोसा, ये लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है हुमायूं साहब, रऊफ हसन साहब के अब अगेंस्ट जो गवर्नमेंट जो जिस हवाले से उनको इम्प्लिकेट करना चाह रही है, तो तारड़ साहब ने भी ये बात की, इसके अलावा बैरिस्टर अकील ने भी ये बात की कि उनके जो व्हाट्सएप चैट्स हैं भारतीय सहाफ़ियों के साथ, वो मंजर आम पे आ गई हैं। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये नैरेटिव तश्कील दे रही है कि आपने चाहे यूएन के थ्रू करारदाद पास करवाई हो, आईएमएफ को ख़त लिखा हो, या इस तरह के कॉन्टैक्ट्स आपके रिवील हुए हों, इट्स अ पैटर्न दैट दे आर ट्राइंग टू सब्सटेंशिएट अगेंस्ट यू। देखिए, वो इमरान खान वैसे तो नहीं कहता है, एक तो ये लोग नलायक बहुत है, और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। मुझे एक बात बताएं, नजम सेठी ने इनको इंटरव्यू दिया था, 35 कहा था नजम सेठी ने, 10 या 12 फरवरी को दिया था, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। क्या वो गद्दार बन गए? क्या वो रॉक एजेंट बन गए? जब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, बगैर वीजे के ऑन इट्स वे एक प्राइवेट सेटअप के लिए इनके लाहौर पहुंचे थे, क्या ये लोग रॉक एजेंट बन गए? देखिए, सिंपल सी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्पोक्स पर्सन होगा, उसको जब भी कोई मीडिया वाले, चाहे किसी भी मुल्क का मीडिया वाला है, जब वो आके उनसे सवालात करेगा, या मुझसे सवालात करेगा, या आपसे सवालात करेगा, आप उसका जवाब देंगे। अगर आप उसका जवाब देंगे तो जिस लिहाज से आपको कम्युनिकेट किया गया है, ऑब्वियसली या व्हाट्सएप होगा या टेलीफोन होगा या कुछ होगा, वो किया है, उसमें ऐसी क्या बुराई है? अगर ये इसको भी ये समझते तो उसकी सिर्फ एक वजह ये है कि ये हमेशा नालायक थे, हैं और रहेंगे। हुमायूं साहब, वैसे ये वही बिहेवियर नहीं है जब मोदी साहब आए नवाज शरीफ साहब के घर, तो जो बयानिया आपने बनाया कि ये एंटी पाकिस्तान है, ये वही कारमा है उसी का?
उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमें एक बात बताएं, एक मोदी बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी उसके, सीधा उनके घर लैंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड भी है। उसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये लोग गए थे उधर, इंडिया गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने वहां कहा था कि ये जितने भी बम्बई अटैक्स हुए ये पाकिस्तान से हुए हैं। अच्छा, उन्होंने वहां जाके जो हुर्रियत वाले लोग थे उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। फिर जो रशिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस जगह पे उन्होंने अगेन उनके ऊपर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई कमेंट करने की कोशिश नहीं की। जब हम इन सारी चीजों को मिलाकर देखते हैं, और फिर आपने डॉन लीक्स देख ली, जब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल, और खास तौर पे जब आपने अपने घर को एक इंडिया के शहर के साथ, उसके नाम के साथ निस्बत दे के वो किया हुआ है, आपको पाकिस्तान की कोई जगह पसंद नहीं है कि आपने इंडिया की। आप भी इस बयानिए का जिसका शिकार कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के अगेंस्ट ये रिपीट कर रहे हैं ना। इस तरह तो खान साहब ने भी कहा था कि अगर इलेक्शन में मोदी साहब जीत जाएं तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, और हुआ क्या? देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी असेसमेंट गलत हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान की असेसमेंट गलत हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, अभी इन्होंने कहा है साकिब निसार, आपको पता है कि असल इस मुल्क के लोग किस किस्म के जजेस हैं? वो जो लोगों को खरीदते थे, रिश्वत देते थे, क्या उन लोगों का हम लोग उस किस्म के जजेस का हम लोग वो करेंगे? उनको बुला के, या उनका अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो उनका हम उससे वो टाइटल छीनेंगे कि उन्होंने जाके रिश्वतें दी हैं जजेस को खरीदने के लिए? और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, क्या हम उन लोगों को जाके पकड़ेंगे? ये सारी चीजें सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और किसी ने आज तक नहीं किए। इस मुल्क को अगर हम लोगों ने बेहतर करना है, PMLN को निकालना है इस मुल्क से, उसमें ये याद रखे 1985 से लेके आज तक देख ले, ये कहते हैं कि इनकी दफा टाइम था। आप यह ज्यादा मुशर्रफ के जब गया था उस वक्त आप देख ले बिजली के रेट्स क्या थे, उसके बाद इनके टाइम पीरियड में अगर ज्यादा हो गया तो इन लोगों ने नहीं तबाह किया। चलें, ठीक है हुमायूं साहब, मेरे पास वक्त महदूद है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब, मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर साहब, लास्ट मिनट। मैं हमेशा कहता हूं, और ये कहते हैं कि ये इतना झूठ बोलते हैं ना, इनको एक चीज गुट्टी में डाल दी गई कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच नजर आए, लेकिन अब झूठ होता है। आप जितना, हुमायूं साहब, आप जितना भी झूठ बोले, इमरान खान के ताने बाने फैज हमीद से मिल रहे हैं, तीनों ने मिलके आज इस मुल्क की जो हालत की है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चलें, आपका रिस्पांस आ गया, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, हुमायूं मोहम्मद मौजूद थे। नाज़रीन, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये नैरेटिव तश्कील दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कुर्बत थी फैज़ साहब की और एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब की, और तहरीक इंसाफ के जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल या फिर कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है फैज़ साहब के अगेंस्ट, ये लीड करेगा उनके अपने मिलिट्री ट्रायल में भी। इस बात का खदशा है उनको। अब गवर्नमेंट इसको किस तरह से इसकी पॉस्चरिंग करती है, जो कि करती दिखाई भी दे रही है, नज़र यही आ रहा है कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स और बयानिए की जो जंग है वो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में सारिफीन शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट काफ़ी स्लो है, बहुत सी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल VPN के अलावा पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर वज़ीर मुमलिकत शज़ा फातिमा साहिबा ने यह कहा कि दरअसल VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट में स्लोनेस फेस करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ायरवॉल की इंस्टॉलेशन के हवाले से उनको इल्म नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग और IT इंडस्ट्री है, लोगों का यही कहना है कि वो सफ़र कर रही है। वो इंडस्ट्री जो तकरीबन 35 करोड़ डॉलर्स का रेवेन्यू मुल्क में लेके आती है, जिससे तकरीबन 20 लाख लोग मुंसलिक हैं, उसका सफ़र करना कितना डैमेजिंग हो सकता है, और क्या हुकूमत को इस हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिसके हवाले से लोगों को पता चले कि एक्चुअली क्या चीज़ इन प्लेस है, और अगर स्लोनेस का इशू है तो उसकी वजह क्या है। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है उसके, और उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आपने सुना होगा कि वज़ीर मुमलिकत जो IT की हैं शज़ा फातिमा साहिबा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट को ना बंद किया गया है, ना स्लो डाउन किया गया है। VPN का जो यूज़ है उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है कि स्पीड्स बहुत स्लो हो चुकी हैं। इज़ दिस टेक्निकली अ गुड एक्सप्लेनेशन या ये पॉसिबल नहीं है?
देखें, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि लोग वीपीएन इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब और वजीर आजम साहब खुद भी वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्विटर पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स जो कि ब्लॉक्ड है। तो अगर ये सच होता तो गलती तो फिर उनकी भी होती है, क्योंकि वो खुद वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टेक्निकली भी अगर आपने इतने ज्यादा सिस्टम्स इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए लगाए हुए हैं, जिसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हर इंटरनेट का पैकेट को इंस्पेक्ट किया जा रहा है अपलिंक और डाउनलिंक में, जब इंटरनेट ट्रैफिक मुल्क के अंदर आती है, बाहर जाती है, तो जाहिर बात है इंटरनेट तो स्लो हो गया। अभी ये कहना कि इंटरनेट नहीं बंद हुआ, ठीक है, आपने इंटरनेट बंद पूरा नहीं किया, लेकिन इलेक्शन के दिन पे इंटरनेट पूरा भी बंद हुआ था। और आजकल हम क्या देख रहे हैं कि आप इंटरनेट की कुछ फैसिलिटीज को बंद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे द एबिलिटी टू शेयर फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियोज, वॉइस नोट्स, वो आप सही तरह नहीं कर सकते, तो लोग वीपीएन तो इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जानिब आपने अगर ट्विटर ब्लॉक किया हुआ है फरवरी से, तो फिर लोग वीपीएन तो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर कहना कि इसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से टेक्निकली भी कोई इतना साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस काफी होता है। ठीक है अली साहब, ये जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दी है, आपने भी गालिबन ये बात की कि शायद कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि इनसे हो नहीं रहा। कुड यू एक्सप्लेन दैट कि वो क्या फायरवॉल की इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही, इसीलिए ये सब लोग फेस कर रहे हैं जो सारिफीन हैं? देखें, इस वक्त किसी के पास भी डिटेल्स नहीं है, और मुझे शक है मिनिस्टर आईटी की स्पीच सुनने के बाद कि शायद उनकी टीम के पास भी नहीं है, क्योंकि वीपीएन्स सर्टेनली इंटरनेट को चोक नहीं कर सकती अनलेस में भी शायद आधा मुल्क इस्तेमाल कर रहा हो, जो आई थिंक केस नहीं है। टेक्निकली जो भी मसला है उस पर स्पेकुलेशन जरूर की जा सकती है, बिकॉज फायरवॉल्स की रोल आउट बहुत कंट्रीज में की गई हैं। अगर आप उधर से एग्जांपल्स देखें तो पता लग सकता है कि क्या शायद हो सकता है। हमें जो शक है वो ये है कि सीडीएन्स होते हैं, ये मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी मेंशन किए थे, जो वो कह रही हैं कि वीपीएन की ट्रैफिक जब इस्तेमाल होती है तो सीडीएन्स बाईपास होते हैं। सीडीएन्स लोकल सर्वर्स हैं जहां पे यूट्यूब, ट्विटर, सारी कंटेंट ट्रैफिक जो है वो लोकली एक्सेस करें तो हमें सस्ती पड़ती है, इजीली अवेलेबल। इंटरनेट पे करें तो महंगी पड़ती है। सीडीएन्स का रोल होता है इंश्योर करना कि आपके इंटरनेट गेटवेज थ्रॉटल ना हो, चोक ना हो। हमें शक ये है कि फायरवॉल की वजह से एक्चुअली सीडीएन्स बाईपास किए जा रहे हैं, तो इस वक्त सारी की सारी ट्रैफिक डायरेक्टली इंटरनेट गेटवेज के थ्रू जा रही है, इस वजह से इंटरनेट के इश्यूज। नहीं तो अगर ऐसी फायरवॉल इन प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, देन पीपल हैव द ऑप्शन टू डू वीपीएन एज वेल, तो फिर उसका क्या फायदा होगा अगर वीपीएन उसको डिसफंक्शनल बना देगा, या नहीं हो सकता आपको लगता है? जी, आई सर्टेनली थिंक कि अगर वो उस तरह की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है तो उनके पास वीपीएन्स को भी शट ऑफ करने की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं कि अगर आप चाहें तो आप फुली रिस्ट्रिक्ट कर सकें। दैट्स अ बैड न्यूज़। नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल यूज होगा या चाइना वाला होगा, कौन सा होगा? जी, कुछ ज़्यादा कहे बगैर शक है कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस के ज़्यादा करीब होंगी। अच्छा, ठीक है। उसामा साहब, पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री, आईटी की इंडस्ट्री है, उसको ये कहा गया कि ये गोल्ड माइन बन सकती है, क्योंकि अब भी अगर बात की जाए तकरीबन 35 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया, 20 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन कि अगर गवर्नमेंट ने कंटेंट को रेगुलेट करना है, लेट्स से कि उनका केस ये है हुकूमत का कि फेक न्यूज़ फैलती है, इसके अलावा टारगेट किया जाता है लोगों को, प्रोपेगेंडा होता है, बॉट्स यूज़ किए जाते हैं, इज़ देयर अनदर वे टू डू दिस, या फिर यही तरीका है कि आप फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के अलावा ये कर नहीं सकते? देखें, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बॉट्स तो रियासत खुद इस्तेमाल करती है, तो मेरे ख्याल से, और जो फेक न्यूज जो है वो आपके वज़रा भी जो है स्प्रेड कर रहे होते हैं, और हुकूमती सारे एहलकार, तो पहले तो इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब देखें, रेगुलेशन और कवानीन तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सियासी तौर पे होती है। तो हमें ये क्लियरली समझना चाहिए कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पॉलिटिकल सेंसरशिप का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं। ये जो बहाने बना रहे होते हैं रोज के, सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सच नहीं है। प्लेन एंड सिंपल पॉलिटिकल सेंसरशिप है जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गई। प्लेटफॉर्म्स जो है आपकी सेंसरशिप की रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, तो आपने फिर टेक्निकल कैपेसिटी जो है खरीद ली अपने पास, ताकि आप टेक्निकली इंटरनेट को थ्रॉटल करें, व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को आप स्लो करें ताकि लोग फाइल्स ना शेयर कर सकें, आप ट्विटर को ब्लॉक कर दें ताकि लोग
ट्वीट ना कर सकते, लाइव ट्वीट ना कर सके, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोग इन्फॉर्मेशन ना शेयर कर सके, यही मकसद हमें नजर आता है। तो उसामा कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 2020 में कोई नेशनल फायरवॉल पे इजलास हुआ था और उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब से ये प्लान इन प्लेस है। वुड यू एग्री विद दिस? इज दिस ट्रू? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत जिसकी भी आ जाए, ये सारा जो सिलसिला है ये स्टेट की तरफ से जारी रहता है और ये प्लान्स तब से ही बनते जा रहे हैं। बल्कि 2022 में भी ये पाशा को भी मालूम होगा कि 2022 में भी हमने देखा कि एक प्लान आया कि डीएनएस को सेंट्रलाइज किया जाए, जिससे इंटरनेट को बहुत ज्यादा स्लो होने का खतरा था और उसमें फिर सीडीएन्स भी इम्पैक्ट होने थे। इस पे मैंने आर्टिकल भी तब लिखा था और अभी हम देख रहे हैं कि अभी सीडीएन्स का दोबारा मसला आ रहा है और इसमें क्लियरली जो जिस तरह उन्होंने कहा कि क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही, लेकिन जो हमें मालूम है कि 2019 में एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, जिसका कैनेडियन कंपनी सैंडवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था पीटीए का इनबॉक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू। और फिर हमने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हुआ। सुनने में अभी ये आ रहा है कि कैनेडियन कंपनी उसको नहीं जो है सैंडवाइन रिन्यू कर रही, क्योंकि वो कह रही है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं उससे, तो अभी चाइना से ये सिस्टम लिया जा रहा है वेब मैनेजमेंट। सही, ठीक है अली साहब, ये पाकिस्तान के अलावा उस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, सही, ठीक है उसामा, पॉइंट आ गया आपका। उस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए फिर फायरवॉल सिस्टम आ गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इंटरनेट के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। अली साहब, ये 30 करोड़ डॉलर का क्लेम किया जा रहा है कि नुकसान हो गया पाकिस्तान को इस सारी स्लोनेस की वजह से, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है बिकॉज इंटरनेट ठीक नहीं है तो इनको प्रोजेक्ट ना दिए जाएं। आपकी क्या सजेशन होगी गवर्नमेंट को कि इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है रेगुलेशन का, सिवाय ये तरीका कार इख्तियार किए? देखिए, लोगों के पास ना अक्सर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि 2013 से हमारे पास फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशंस प्रॉब्ली चल रही हैं, सम फॉर्म ऑफ वेब मैनेजमेंट सिस्टम, तो लोग शायद ये बात सुन के हैरान हों। जेंटलमैन ने मेंशन किया कि इनबॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन सैंडवाइड के साथ चल रही थी, उससे पिछले 4 साल के पीरियड में भी इनबॉक्स की ही इम्प्लीमेंटेशन एक और वेंडर के साथ चल रही थी। अच्छा। सवाल यह है कि 2013 से लेके अब तक कभी भी इंटरनेट डाउन हुआ? अगर फायरवॉल जो भी अपना रोल प्ले कर रही थी तो क्या हमें फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे लात मारनी पड़ी? नहीं ना। नहीं। यकीनन इस बार जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो पहले से ज्यादा शायद रिस्ट्रिक्टिव भी है, ज्यादा उसमें सर्विलेंस कंट्रोल्स हों, मगर कुछ उसमें ऐसा गलत तरीके से रोल आउट किया गया है जिसकी वजह से नेशनल इंटरनेट इफेक्ट हुआ है। और सवाल पूछना जरूरी है हमें पाकिस्तानियों के तौर पे कि जी नेशनल सिक्योरिटी हमें भी समझ आती है। नहीं, ये डिलिबरेट है या इनएफिशिएंसी है? नहीं जी, ऑलमोस्ट सर्टनली इनएफिशिएंसी होगी। ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि किसी ने जानबूझ के इंटरनेट को चोक किया होगा, मगर सर्टनली एक मेजर ऑफ इनकॉम्पिटेंस इससे डेफिनेटली शो होता है। देखिए, आईटी में कुछ भी रोल आउट करने से पहले आप सैंडबॉक्स करते हैं, फिर आप उसे स्केल में टेस्ट करते हैं। सैंडबॉक्स के अंदर जो मसले नजर आने हों आपको आ जाते हैं। हुकूमत भी ये नहीं चाह रही होगी कि इस वक्त इतना एहतजाज हो रहा हो, व्हाट्सएप की अटैचमेंट्स ना जा रही हों, क्योंकि व्हाट्सएप को शायद वो फंडामेंटली बंद नहीं करना चाहते। हमें यही बिलीफ रखना पड़ेगा कि रोल आउट गलत हुआ है, टेक्नोलॉजी शायद कंपैटिबल नहीं है हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क भी काफी है, तो उस वजह से ये मसले सामने आ रहे हैं। ठीक है उसामा साहब, एक और इशू है कि बहुत से वेब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सी शिकायत भेजती है। इनफैक्ट अगर रैंकिंग देखी जाए साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा शिकायत भेजता है। आपको लगता है कि उनका रिस्पॉन्स आगे से इतना सीरियस नहीं होता कि गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ता है? दे डोंट कंसिडर अस एज एन एंटिटी जिसकी शिकायत पे अमल दरामद फौरी होना चाहिए या उनको एड्रेस करना चाहिए? इज दिस अ प्रॉब्लम टू यू? देखें, 2 मसले हैं इसमें। एक तो अगर आप नौयत देखें उन रिक्वेस्ट की तो वो काफी अजीब किस्म की है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले गूगल को एक रिक्वेस्ट दी गई पीटीए की तरफ से कि आप जो ये एक लेटर है जो एकेडमिक फ्रीडम डिमांड कर रहा है, आप ये लेटर गूगल ड्राइव से हटा दें। तो क्या इस किस्म की रिक्वेस्ट उनको कंप्लाई करनी चाहिए या नहीं, एक बड़ा सवाल है।
और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कंप्लायंस काफी है। अगर आप फेसबुक और मेटा की जो कंप्लायंस रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, उसमें देखें तो कुछ साल तो तकरीबन 70% ऑफ द रिक्वेस्ट जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गए हैं उनके पास उन्होंने कंप्लाई किया है। और ये हर अपनी अपनी टिकटॉक की कंप्लायंस तो तकरीबन 90% से ज्यादा है, गूगल की भी ज्यादा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कंप्लायंस हो रही है। मसला दोबारा यही है कि क्योंकि वो पॉलिटिकल सेंसरशिप रिक्वेस्ट करें तो कंपनीज तो वो नहीं करेंगी क्योंकि उनका इंटरनेशनल लॉ के कमिटमेंट्स होती हैं। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन एक आउट ऑफ इग्नोरेंसी कह लीजिए इसको, इतना इंसाइटफुल सवाल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग एक अपने रैंडम आर्ग्यूमेंट में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि वो कंपनीज यहाँ पर दफातर नहीं खोलती इसीलिए गवर्नमेंट को उनसे इशू होता है। वाज दिस एवर पॉसिबल कि वो ऐसा कर लेते? देखें, अगर वो दफातर खोलेंगी तो फिर क्या होगा, हुकूमत की तरफ से उन्हें थ्रेट्स जाएंगे कि अगर आप ये सेंसरशिप नहीं करेंगे तो हम आपके लोकल स्टाफ को जो है सेफ्टी के इश्यूज हो जाते हैं। इंडिया में भी हुआ था कि ट्विटर ने जो है कंप्लायंस नहीं की हुकूमत के रिक्वेस्ट के साथ, उनके दफ्तर को घेरे में ले लिया गया और बल्कि इसी हफ्ते ट्विटर ने जो है ब्राजील से पुल आउट कर लिया है, ऑफिस बंद कर लिया है क्योंकि इनके लोकल स्टाफ को थ्रेट्स गई थी क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तो ये तो कंपनीज सही के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है ऐसे रूल ऑफ लॉ एनवायरनमेंट में। सही, मतलब ये एक फैक्टर है। ठीक है अली साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये सारा कुछ होने के बाद हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? अभी के लिए तो आई थिंक बहुत मर्की है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे कि हम कितनी गहराई में हैं। जब तक गवर्नमेंट फुली डिस्क्लोज नहीं करेगी कि सिस्टम रोल आउट क्या हुआ है, उस पर मुशावरत नहीं करेगी, बताएगी नहीं कि जी कौन से पुर्जे नहीं चल रहे, तो इंटरनेट के काफ़ी माहिरीन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो उनको एडवाइस कर सकते हैं। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट लोकल वेंडर्स को ही किया है। सही, अभी वो कह रहे हैं, अभी मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी मसला तो है ही नहीं। ये सबसे डेंजरस तरीके का मसला होता है क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मसला है ही नहीं तो हमें ये भी समझ आ सकती है कि उनका इसी तरह चलाने का प्रोग्राम है, जो मेरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। तो अभी तक तो हमें आगे का इतना कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर उम्मीद करते हैं कि अगले ही हफ्ते में कुछ हमारे साथ मुशावरत की जाए। ठीक है, मतलब नाज़रीन क्रक्स ये है गुफ्तगू का कि अगर गवर्नमेंट डिनाई करती रहेगी इसको तो वो मसले का हल नहीं है। इनफैक्ट अगर वो डिटेल नहीं देते कि किस तरह इसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है तो ये मसला हल भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अली एहसान साहब, खिलजी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।